तो मैं ऋषिकेश यादव आज से यूपी बोर्ड 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आशा है कि आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल पे आप सभी को 12th के सभी क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था से सीधी सीधी एक हम लोग की बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को रिजिड मटेरियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, मतलब कि दृढ़ पिंड के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो चलिए आते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाओं को मैंने 3 भागों में बांटा, ठोस, द्रव और गैस। आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में जब पदार्थ है तो उनकी विशेषता क्या है, किस पदार्थ में क्या निश्चित होता है, क्या अनिश्चित होता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए ठोस के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। तो ठोस अवस्था में जो भी पदार्थ होता है उसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इसका फर्स्ट ये प्रॉपर्टी होता है। सेकेंड बात आती है कि जब ये प्रबल आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसके अवयवी कण, तब इनके आयतन और आकृति दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। अर्थात जो भी हमारे ठोस होते हैं उनका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और इसके बाद आती है बात द्रव की। द्रव में जो होते हैं ठोस की अपेक्षा दुर्बल आकर्षण बल होता है इनके अवयवी कणों के बीच। दुर्बल आकर्षण बल होता है अर्थात इसमें जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, परंतु आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित। अब बात आती है हमारी गैस की। गैस में क्या होता है कि आकर्षण बल उनके अवयवी कणों के बीच नगण्य के बराबर होता है, अर्थात आयतन और आकृति दोनों इसमें क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब थोड़ा सा आते हैं बात ठोस अवस्था की कर लेते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार है कुछ कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण का आयतन और आकृति दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। इसमें इनके अवयवी कण प्रबल रूप से आपस में जुड़े रहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। ठीक है। तो आप सभी के सामने ये दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे ठोस के अवयवी कण है वह एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, अर्थात प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा यह क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अब जो मैंने पीछे आप सभी को बताया ठोस अवस्था के उन्हीं अभिलक्षणों को यहाँ पे बताया गया है। तो पहला है कि ये निश्चित द्रव्यमान और आकार व आयतन के होते हैं। इनके अंतरा आणविक दूरियां बहुत ही कम होती है, मैंने जैसा कि पीछे बताया था। इसके बाद की बात है कि इसमें अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। इसके बाद होता है कि इनके अवयवी कण जैसे परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं की स्थितियाँ निश्चित होती है और ये कण केवल अपनी माध्य स्थिति के बीच दोलन कर सकते हैं, अर्थात इनमें ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रॉपर्टी होती है नहीं होती है। ये अपने ही जो स्थान होता है जहाँ पर ये होते हैं वहीं पर अपने माध्य स्थिति के बीच इधर उधर क्या करते हैं, दोलन होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं और कठोर होते हैं। इनको असंपीड्य के मतलब कि इनको हम दबा नहीं सकते हैं। ठोस के प्रकार हम पढ़ते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है क्रिस्टलीय ठोस और सेकेंड होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो चलिए
क्रिस्टलीय ठोस पहले क्या होता है, थोड़ा इसको हम लोग परिभाषित कर लें। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग परिभाषा को देखते हैं। चलिए आते हैं परिभाषा को थोड़ा सा देख लें। तो क्रिस्टलीय ठोस में हमारा परिभाषा होता है कि ऐसा ठोस, ये मान लीजिए कि ये हमारे पास एक क्या है, क्रिस्टलीय किसी कोई ठोस है, ये हमारे पास क्या है, कोई ठोस है। ये कब क्रिस्टलीय ठोस होगा, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ये मान लेते हैं किसी प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक। एक अब इसके जो भी ये हुए, अवयवी कण ये हुआ, मान लेते हैं कि बिंदुवत रूप से किसी पार्टिकुलर को बताया गया है। अब इस ठोस में जो ज्यामितीय व्यवस्था है क्या है, निश्चित है। इनके अवयवी कणों की जो ज्यामितीय व्यवस्था है वो क्या है, निश्चित है। तो इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि वह ठोस जिसमें उनके अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था निश्चित होती है, तो ऐसे ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पे एक निश्चित हमारी क्या हो रही है, आकृति प्राप्त हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये बात है यहाँ पे कि क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें। तो फर्स्ट है कि इनके अवयवी कोण निश्चित क्रम में लंबी परास में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बताया था आप सभी को कि यहाँ पे जो ठोस है इसके जितने भी अवयवी कण है एक निश्चित परास में, लंबी परास में जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद की बात आती है, क्रिस्टलीय ठोस में उनके घटक कण तीनों विमाओं में एक नियमित क्रम में होते हैं। इनके कोणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है। तो जो भी वहाँ पर मैंने बताया था, तो उनकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो घन होता है त्रिविमीय होता है। तो त्रिविमीय व्यवस्था इसमें बनी है। तो त्रिविमीय जो व्यवस्था कैसी बनी है, नियमित बनी है, अर्थात नियमित क्रम में इसके अवयवी कोण एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब बात आती है हम लोग की अगली, क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति अज्यामितीय आकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोस की आकृति ज्यामितीय प्रकार की होती है, अर्थात क्रिस्टल की यदि काटा जाए तो उसके स्पष्ट और चिकना तल प्राप्त होता है, अर्थात इसमें विदलन उत्पन्न होता है। मतलब कि जैसे कि हमारा क्रिस्टलीय ठोस कोई भी होगा, तो क्रिस्टलीय ठोस को हम यदि क्या करेंगे, कट करेंगे, तो उनके जो हमारे सतह प्राप्त होते हैं उनमें सतहों में क्या होता है, चिकनापन होता है, अर्थात वो चिकना सतह प्राप्त होता है। फिर बात आती है, क्रिस्टलों में शीतलन वक्र निश्चित प्रकार का होता है। इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब कि यदि किसी ठोस पदार्थ को ले लें हम और उस ठोस पदार्थ को गलाएं, तो एक निश्चित पॉइंट पर जाके वो गलना स्टार्ट होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ठोस एक क्रिस्टल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट बर्फ का, तो बर्फ हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बन जाता है। तो उसकी निश्चित आकृति निश्चित आकृति हमारी प्राप्त कब हुई, 0 डिग्री सेल्सियस पे एक ठोस की निश्चित आकृति प्राप्त हुई। इसके बाद हमारा इसको गर्म करते हैं तो जल बनता है। इसके बाद क्या होता है कि जल बनता है और फिर इस जल को फिर गर्म कर देते हैं तो हमारा गैस बन जाता है। अर्थात बर्फ हमें बना 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो एक निश्चित हुई हमारी पॉइंट कि इस पे ये क्या हो रहा है, बर्फ यानी ठोस बन रहा है। उसी प्रकार से कोई भी हमारा जो ठोस होगा, जैसे मान लेते हैं आयरन का भी गलनांक कुछ होता है निश्चित। उसी तरीके से सभी धातुएं जो ठोस अवस्था में होती है उनका एक निश्चित गलनांक होता है, सभी क्रिस्टल जो भी होते हैं। इसके बाद इनकी प्रकृति वास्तविक होती है तथा इसमें दैशिकता का गुण भी पाया जाता है। ये जो होते हैं वास्तविक प्रकृति के होते हैं और इनमें दैशिकता का गुण भी पाया जाता है। मतलब कि इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब कि जो हमारे त्रिविमीय व्यवस्था बनी है उसका कोई ना कोई एक डायरेक्शन है, ठीक है ना, एक्सिस के थ्रू उसका डायरेक्शन है। फिर आते हैं, बात करते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो देखिए कुछ पदार्थ जैसे कांच, रबर, टायर आदि में अणु, परमाणु और आयनों में कोई निश्चित व्यवस्था
नहीं होती हैं और शीतलन वक्र पर क्रिस्टलीय नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो इसमें सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कणों का कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है और शीतलन वक्र पर क्रिस्टलित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब कुछ इसकी विशेषताएं दी गई हैं, कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, अक्रिस्टलीय ठोस की कोई ज्यामितीय आकार नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर अस्पष्ट और चिकना तल प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इसमें विदलन उत्पन्न नहीं होती है। इसके गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होंगे कि कब ये गल जाएगा और कब नहीं गलेगा। इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस की आभासी प्रकृति होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? आभासी होती है। इसमें दैशिकता के गुण नहीं पाए जाते हैं। इसमें अर्थात यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे सुधारने की बात आती है। इसमें दैशिकता के गुण नहीं पाए जाते हैं, छूट गया है ये चीज़, नोट करते समय नहीं पाई जाती है। तो आप सभी को ये चीज़ आशा है कि पूरा समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट कीजिए किस पॉइंट पर आप सभी को नहीं समझ में आया, फिर मैं इसको दोबारा पुनः एक्सप्लेन करके आप सभी को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।